हेलो प्यारे बच्चों। तो एनडीए के जो 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें 25 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और 25 क्वेश्चन बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के डिस्कशन आज कर लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 26 21 से लेकर 25 तक तो वही था ना, एंटोनियम के क्वेश्चन। और एंटोनियम के चूंकि 10 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, तो 5 क्वेश्चन उस दिन कर लिए गए थे, 5 क्वेश्चन रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो वर्ड लिखा है मोनोटोनस, उसका एंटोनियम देखते हैं क्या होता है। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? एक रस्ता। तो एक रस का मतलब क्या होता है? जब जीवन की दिनचर्या या कहते हैं जीवन की जो ढर्रा है, वो एक ही ढर्रे पर जीवन चलता रहता है, एक ही जैसा रहता है, कुछ चेंजेस नहीं आते, कुछ बदलाव नहीं आते। जैसे ये कह सकते हो कि ज़िंदगी सिंगल कलर्ड हो गई है, ज़िंदगी में कुछ कलरफुलनेस नहीं रही, और ज़िंदगी में कुछ चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है, रोज़ एक जैसा रूटीन है, एक कुछ उसमें चेंजेस नहीं आते, तो उसी को कहा जाता है कि मोनोटोनस हो जाना। तो टोन अब समझ रहे हैं, टोन हो गया और एक मोनो हो गया। मोनो मतलब सिंगल, टोन जब एक ही रंग में ज़िंदगी रहती है, उसमें कुछ बदलाव बदलाव कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसे मोनोटोनस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं। एक्साइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग का मतलब बहुत उत्तेजक, ठीक है ना। और ड्रियरी का मतलब क्या हुआ? सूखा हुआ, नीरस। टीडीएस का मतलब थकाऊ, बोरिंग। अनइवेंटफुल मतलब जिसमें कोई घटना ना हो। तो ये तीन के तीनों, बी वाला, सी वाला और डी वाला, तीन के तीनों तो साइनोनियम हो गया ना। तीनों साइनोनियम हो गया, मतलब इन तीनों में से एक भी नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी होगा और ना डी होगा, क्योंकि इन तीनों का मतलब, इसका भी मतलब नीरस हो गया, इसका मतलब नीरस हो गया, इसका भी मतलब नीरस, थकाऊ, बोरिंग, उबाऊ हो गया। तो जो एक्साइटिंग है, यही एक्साइटिंग अपोजिट है। ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, बाकी की जितने भी हैं वो सब निगेटिव सेंस के हैं। इकलौता है ये पॉजिटिव सेंस का एक्साइटिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो एंटोनियम होगा मोनोटोनस का, दैट शुड बी एक्साइटिंग, ऑप्शन नंबर 1। और चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में शेक्सपियर के नाटक के एक पात्र हैं राजा मैकबेथ, और मैकबेथ के लिए लिखा हुआ है कि मैकबेथ इज मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। तो जो मैकबेथ है, वो मैकबेथ मॉरली, नैतिक रूप से रिपल्सिव कैरेक्टर है। रिपल्सिव का मतलब क्या हुआ? अनैतिक, घिनौना, हेटफुल। तो जो मैकबेथ का करेक्टर है वो काफ़ी रिपल्सिव, अट्रैक्टिव का अपोजिट हो गया। तो रिपल्सिव का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई आकर्षण ना हो, जो घिनौना हो, जो अनैतिक हो। चलिए, तो अपोजिट देखते हैं। एबोमिनेबल का मतलब घिनौना, अनैतिक हो गया। ऑब्नॉक्सियस का मतलब घिनौना हो गया। अगली मतलब कुरूप हो गया। तो रिपल्सिव निगेटिव सेंस का वर्ड है, और एबोमिनेबल भी निगेटिव है, एबनॉक्सियस भी निगेटिव है, और अगली भी निगेटिव सेंस की मीनिंग है। अट्रैक्टिव इकलौता वर्ड है जिसकी मीनिंग पॉजिटिव है। तो फिर 27 का जो वर्ड है रिपल्सिव, उसका अपोजिट होना चाहिए अट्रैक्टिव, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन निगेटिव मीनिंग के हैं। तो निगेटिव का निगेटिव ही निगेटिव तो सिनोनिम हो जाएगा, उसका पॉजिटिव अपोजिट होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन रिपल्सिव, उसका अपोजिट होगा अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। तो सीरीन ब्यूटी, सीरीन का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत शांति होती है, निस्तब्धता होती है, जहाँ जाके बड़ा सुकून मिलता है, आत्मा को बहुत आराम मिलता है। अगर आप कोलाहल से, शोरगुल से या तमाम चीज़ों से परेशान हो गए हैं, मन को थोड़ी देर के लिए सुकून और शांति चाहिए, तो आप कैसी ऐसी जगह पर जाकर बैठेंगे जहाँ पर शांति हो चारों ओर, सुकून हो चारों ओर। तो वही कहा गया है, सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट, मतलब बहुत राहत देने वाला प्रभाव डाला उसके माइंड पर। तो सीरीन का मतलब बहुत ही शांति देने वाला। तो प्लेसिड का मतलब भी होता है बहुत शांति देने वाला, और ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है एकदम शांति। तो प्लेसिड, ट्रैंक्विल ये दोनों शांति के लिए हैं। और प्लीजिंग का मतलब सुखद होता है। तो सीरीन में यहाँ कश्मीर की ब्यूटी ने उसके दिमाग को पर सूदिंग इफेक्ट डाला, इसका मतलब वहाँ पे क्या था? वो खुश हो गया।
तो प्लेसिड, ट्रैंक्विल और प्लीजिंग दोनों पॉजिटिव, सब पॉजिटिव मीनिंग में हैं। तो पॉजिटिव मीनिंग यहाँ हमें चाहिए नहीं, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर एन एंटोनियम। तो जो अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वो पॉजिटिव मीनिंग का है तो हमें निगेटिव मीनिंग का वर्ड चाहिए एंटोनियम में। और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? उथल पुथल अशांति। टर्बुलेंट क्या होता है? उथल पुथल अशांति। समुद्र की लहरों को कहा जाता है टर्बुलेंट, जो अशांत होते हैं, जिनमें उथल पुथल मची होती है। तो यही एक निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी डी। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो वर्ड दिया हुआ है कि लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत दिनों तक ना चले, जो क्षणिक हो, जो जल्दी ही समाप्त होने वाला हो, जो शॉर्ट लिव्ड हो, तो जिसकी उम्र बहुत कम होती है, अल्पावधि वाला। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पोरेरी, शॉर्ट लिव्ड। अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग और इमॉर्टल। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? समय सीमा में, जिसकी समय सीमा बहुत कम हो, जो क्षणिक हो, मोमेंटरी हो। तो ब्रीफ का मतलब भी होता है छोटा बहुत कम, मोमेंटरी का मतलब भी छोटा बहुत कम। ब्रीफ क्या हो गया? साइनोनियम। मोमेंटरी क्या हो गया? साइनोनियम। ये देखिए शॉर्ट लिव्ड क्या हो गया? ये सब तो साइनोनियम है। और 3 साइनोनियम हो गए तो आखिर ये सी वाला एंटोनियम होगा। वैसे इटर्नल का मतलब क्या होता है? इटर्नल का मतलब होता है अनंत। क्या मतलब होता है? अनंत। और अनंत का क्या मतलब होता है? न अंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो ट्रांसिएंट का मतलब जिसका जल्दी ही अंत आ जाता है, और इटर्नल का मतलब हुआ जिसका कभी अंत नहीं आता। तो ऑप्शन सी इज सुटेबल ऑप्शन, सुटेबल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन होगा सी, इटर्नल। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि सोहन इज अ वेन पर्सन। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेन? वेन होता है अहंकारी या घमंडी के लिए कहा जाता है। तो अहंकारी और घमंडी के लिए एक ऑप्शन है या मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, तो यही सुटेबल ऑप्शन होगा एज एन एंटोनियम। एरोजेंट मतलब भी होता है घमंडी, प्राउड माने भी घमंडी, और कंसीटेड माने घमंडी। 1 2 3, ये तीन के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों घमंडी हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये साइनोनियम हो जाएंगे किसके? वेन के। तो कंसीटेड, प्राउड एंड एरोजेंट इज आर सिनोनिम ऑफ वेन। मॉडेस्ट मतलब होता है विनम्र, सुशील। तो ये जो मॉडेस्ट है ऑप्शन ए, दैट शुड बी सुटेबल एंटोनियम ऑफ द वर्ड बे वेन। ठीक है ना? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो अब इसके बाद आया है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। काला घोड़ा मत समझिएगा। तो नहीं तो सोचेंगे डार्क माने गहरा काला हो गया, और हॉर्स माने घोड़ा हो गया, तो ये काला घोड़ा नहीं है बेटा। मुहावरे हैं, इनकी मीनिंग कुछ और होती है, अर्थ नहीं होता, इनका मतलब होता है। तो जैसे आप लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको वो कितना आता है ये किसी को पता नहीं चलता। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कुछ पूछा जाए तो बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे भी नहीं। बड़े सीधे साधे से रहते हैं, बाकी हीरो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि वो पढ़ने में तेज भी है। अचानक एक दिन रिजल्ट निकलता है, वो एक डिब्बा मिठाई लेके आता है, तो टीचर कहते हैं बधाई हो बेटा, तो और सब लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, बड़ा चिहुक जाते हैं। चिहुक जाना समझ रहे हैं ना? तो वो लोग हाँ चिहुक जाते हैं कि अरे इसका हो गया। तो उसी में से कुछ लोग हों जिनको मुहावरा वहावरा अच्छा आता है, तो बोलेंगे यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तो वही जो छुपे रुस्तम जिसको बोलते हैं उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्स। तो मतलब समझ में आया क्या होता है डार्क हॉर्स? डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड विनर। ऐसा व्यक्ति जो सफल हो जाए जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तो फिर आइए देखते हैं, ब्लैक कलर्ड हार्स से यहाँ मतलब ही नहीं है। पर्सन हु विंस अ रेस या कंपटीशन आल्दो नो वन एक्सपेक्टेड टू हिम, यही बी वाला ऑप्शन होगा। ऐसा व्यक्ति जो रेस को जीतता है जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं होगी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहें तो मैं और बता सकता हूँ, सी वाला लिखा है पर्सन हु कीप्स सीक्रेट, जो आदमी राज को बचा के रखता है वो नहीं होगा। एन इग्नोरेंट पर्सन, इग्नोरेंट अज्ञानी पर्सन होता है, कोई नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। जब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कंपटीशन या रेस जीतता है जिसकी हमें उम्मीद ना हो। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है अ शो स्टॉपर। शो स्टॉपर का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसकी परफॉर्मेंस को देख करके पूरा शो ठहर गया हो, रुक गया हो। तो मतलब क्या हुआ कि शो स्टॉपर ऐसा पर्सन होता है जो इतना
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है जिसकी किसी को उम्मीद ही ना हो, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देता है जो, दैट इज कॉल्ड अ शो स्टॉपर। तो चलिए ढूंढते हैं, पहला ऑप्शन है समवन हु स्टॉप्स द शो। स्टॉप शो का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। समवन हु ऑर्गेनाइजेज द शो, ये सब ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं हुआ। अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, यही होगा। और डी में लिखा है फैशनेबल पर्सन, ये नहीं होगा। आपका सूटेबल ऑप्शन क्या होगा? सी, शो स्टॉपर का मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वाला। तो 32 का आंसर हो गया आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 में है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये बहुत पुराने, मुझे याद आ रहा है कि करीब 2005 के पहले, मतलब 90s में और 2005 तक करीब एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये मुहावरा। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी मोड्स। वो कई विधाओं में बहुत एक्सपर्ट होता है। आप कह सकते हैं हरफन मौला, आप कह सकते हैं ऑलराउंडर, या आप ये कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड या मल्टी स्किल्ड, जिसको कई सारी स्किल्स में महारत हासिल होता है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए मिला है समवन हु हैज़ मेनी स्किल्स, यही आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन हो गया। तो आंसर मिल चुका है। इफ़ यू वांट टू ट्राई टू ऑल द ऑप्शंस तो आई एम रेडी। दूसरा लिखा है कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस। अब नॉट वेरी सीरियस निगेटिव आ जाएगा, जबकि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा वाला लिखा है समवन हु हैज़ हिट द जैकपॉट। ये जैकपॉट हिट करने की बात ही नहीं है। ग्रेट बिजनेसमैन भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही बात होगा, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो ही इज कॉल्ड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, तो 33 हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए पहले इसका अर्थ निकालिए। फाइट टूथ एंड नेल, मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, उसको कोई परेशान कर रहा हो, तो जब आपको, मान लीजिए आप कमज़ोर हैं, आपका अपोनेंट आपसे तगड़ा है और आप कमज़ोर हैं, जब आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? दांत से काट लेंगे, नाखून से खुरच लेंगे, दांत नाखून सब कुछ आप प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब आप पूरी कोशिश करते हैं, आप हर संभव प्रयास करते हैं, आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो जब आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, व्हेन यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो जब आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइट टूथ एंड नेल। तो चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सुटेबल ऑप्शन। पहला है क्वेरल विद समवन। भाई ये देखिए फाइट लिखा है, तो इसका मतलब ये कि इसमें क्वेरल आ जाएगा मीनिंग में, कोई सवाल नहीं होता। इट इज इडियम, ये इडियम है, अर्थ नहीं निकालना है, इसका मतलब निकाला जाता है। यहाँ फाइट लिखा है तो ऑप्शन में क्वेरल का कोई कोई गुंजाइश नहीं। ऑप्शन बी में देखिए टू अटैक, अटैक मतलब कोई मतलब ही नहीं होता ना, यहाँ अटैक से क्या लेना देना, आक्रमण थोड़े कर रहे हैं। चलिए सी में लिखा है टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हर संभव कोशिश करना कुछ होने से रोकने के लिए, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए डी में देखते हैं टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, ये होता है टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग। मतलब किसी चीज को पाने के लिए हर संभव कोशिश करना, आई थिंक यही तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए नहीं, ये तो एड़ी चोटी का जोर लगाना हुआ, कुछ पाने के लिए नहीं है। और ट्राई हार्ड ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। तो फिर सुटेबल ऑप्शन ये होगा टू अटैक समवन विद अ लॉट ऑफ फोर्स। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या हुआ? पूरी पुरजोर कोशिश, पुरजोर लड़ाई। तो टू अटैक समवन विद लॉट ऑफ फोर्स, फिर बी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि डी वाला ऑप्शन उतना सुटेबल नहीं है। चलिए तो ये हो गया 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हुआ ईमानदार, एकदम ईमानदार। तो फेयर एंड स्क्वायर एकदम ईमानदार हो गया, तो इन एन ऑनेस्ट वे आपका क्वेश्चन नंबर ए, यही सबसे सुटेबल ऑप्शन है। इन अ क्रिटिकल वे और नाइदर वेरी गुड ना वेरी बैड, ये नहीं होगा, और इन अ वेरी फुलिश वे, ये भी नहीं होगा। वही होगा इन एन ऑनेस्ट वे, और जिसका मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब बहुत ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली।
चलिए, तो ये इडियम भी ख़त्म हो गए और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 36 में, जिसमें ऑर्डरिंग करनी है। और ये ऑर्डरिंग का क्रम तब तक जरा पढ़िए, आप लोग तो पढ़ के बैठे ही होंगे पहले से ही। लिखा है वी डोंट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, हमें नहीं पता कि हमें अपने नॉलेज के साथ क्या करना चाहिए। और छठवां सेंटेंस है 6 वाला, तो इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनएबल टू मैनेज आवर मशीन्स। तो फॉर एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब किसी बात का उदाहरण दिया गया है, तो जब तक वो बात नहीं दी जाएगी तब तक हम ये उदाहरण कैसे लगाएंगे। क्यों में लिखा है वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। तो भाई यहाँ भी कुछ मशीन्स की बात हुई और यहाँ भी मशीन्स की बात हुई, लग रहा है मशीनों पर ही मामला चल रहा है। आर में भी लिखा है मशीन्स, तो पहले हमें इनमें कोई रिलेशन ढूंढ लेना है। अब ये फॉर एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है, तो मशीनों को लेकर के ये एग्जाम्पल दिया गया। तो जो मशीनों के 3 सेंटेंस हैं उनमें एग्जाम्पल पहला सेंटेंस होगा मशीनों का। तो फिलहाल जो क्रम बन रहा है वो आर का बन रहा है। और वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली एंड, तो पी आर क्यू इसका जो क्रम बन रहा है, ये क्रम बन रहा है अभी जो बन रहा है वो है, पहले तो लगा आर पी, पी लगा, पी के बाद क्यू फिट नहीं हो रहा है। आगे लिखा है मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क या कॉज डिस्ट्रक्शन। अब फिर लिखा है क्यों में कि वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन्स। फिर अगर हम एस देखें तो लिखा है कि साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। उसके बाद ये वाला तो छठा सेंटेंस होगा, द प्रॉपर सिक्वेंस शुड बी, ये तो हो गया। अच्छा, छठा वाला तो ऊपर दिया हुआ है। तो ये वाला जो सेंटेंस हम देख रहे हैं कि साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर विच वी डू नॉट यूज, तो ये सुपर ह्यूमन पावर को हम लोग क्या मान लेते हैं, मशीन्स मान लेते हैं। साइंस ने हमें मशीन दी है, क्योंकि साइंस ने सुपर ह्यूमन पावर, अगर भगवान ने दी होती तो फिर वो जादू वादू होता, उड़ जाते हैं हनुमान जी की तरह। लेकिन साइंस ने दिया है, तो साइंस के ने जो इंसान को सुपर ह्यूमन पावर दी है, दैट पावर इज मशीन। ठीक है, तो हमें उदाहरण के लिए मशीन मिल जाएगा, यानी कि जो पी में लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, तो उस मशीन के लिए जो सुपर ह्यूमन पावर जिसकी बात की गई थी वो एस है। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि एस पहले आना चाहिए, एस के बाद फॉर एग्जाम्पल वाला सेंटेंस किसमें था, पी वाले में था। तो एस और पी शुरू शुरू में होंगे। चलिए ढूंढते हैं कोई ऑप्शन इस तरह का मिल जाता है, एस पी शुरू शुरू में एस पी यही है। पहले शुरू में क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब वो सुपर ह्यूमन पावर की बात की है जो साइंस ने दी है, और सुपर ह्यूमन पावर की जिसकी बात कर रहे हैं वो फॉर एग्जाम्पल के साथ क्या लिखा हुआ है, पी में मशीन के लिए लिखा है। और आर और क्यू दोनों किस पे लिखे हुए हैं, मशीन पर लिखे हुए हैं। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो केवल ए वाला होना चाहिए, क्योंकि इस ए के अलावा और कोई ऑप्शन एस से शुरू हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं सब में तीनों में मशीनें लिखी हुई हैं। तो देयरफॉर सुटेबल ऑप्शन शुड बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश रूल इन इंडिया has brought about moral, material, cultural and spiritual rejuvenation of this great country। तो ब्रिटिश रूल ने, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था, वो हमारे लिए ले आया नैतिक, मटेरियल और मतलब भौतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। रिवनेशन का मतलब बर्बादी, रिवन मतलब होता है बर्बादी, तो रिवनेशन क्या हो गया, बर्बादी ले आया इस महान नेशन के लिए। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस ये हो गया। अभी हम यह 6 पढ़ेंगे नहीं। और पी में लिखा हुआ है आई रिगार्ड, वो एक सिद्धांत था। और उसके बाद सारे सेंटेंस में क्या लिखा है, देखिए आई लिखा है और माई लिखा है और लिखा है और ये आई लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले आई रखेंगे बाद में और रखेंगे। तो और आर वाला सेंटेंस जो है वो तो बाद में जाएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना, आर वाला बाद में चला जाएगा। इसमें और लिखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें किसमें, आई में हैं। तो अब पी में लिखा आई रिगार्ड दिस रूल किसके लिए लिखा गया, दिस रूल लिखा गया ब्रिटिश रूल के लिए। तो ब्रिटिश रूल के तुरंत बाद ये दिस रूल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा, पी होगा।
ठीक है, तो P होगा, P के बाद दिस रूल के बाद हम आगे चलते हैं, मैं इस रूल को ये मानता हूँ। उसके बाद Q में लिखा हुआ है सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। और S में लिखा हुआ आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, और आगे लिखा सिस्टम, मैं सरकार के इस सिस्टम को नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ और राजद्रोह मेरा पहला धर्म होगा। तो इन्होंने क्यों में जिसको राजद्रोह कहा है वो क्या है, जो जिसको राजद्रोह कहे हैं वही है डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम, इसी को राजद्रोह इन्होंने कहा। तो इसका मतलब कि P पहले होगा, उसके बाद S होगा, तब Q होगा। ठीक है ना, पहले क्या हुआ, P हुआ, P के बाद इन्होंने आई एम वो करने जा रहा हूँ, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, तो S होगा। और जब सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये राजद्रोह बनेगा, क्यों हो जाएगा। ये तीनों आई में है। अब आई खत्म होने के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, तब फिर ये क्या लगेगा, आर लगेगा, उसके बाद वाला लग जाएगा। चाहे तो आपको पढ़ा दें, पी एस क्यू आर के बाद देखिए S6 में लिखा है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर नॉट टू किल, तो आवर वहाँ पे किया था इसलिए ये वी लग गया। तो चलिए हमारा सेंटेंस क्या बना था, पी एस क्यू आर ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें, पी एस क्यू आर, ये मिला आपको पी एस क्यू आर, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए अब फिर आते हैं, एक सेंटेंस की रीऑर्डरिंग दी हुई है और सेंटेंस की रीऑर्डरिंग में आता है क्वेश्चन नंबर 38, लिखा हुआ द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। सेंटेंस की शुरुआत नहीं है, द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, आगे लिखा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन एंड इंजर्ड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी इसके पहले एक वर्ब आनी चाहिए, शॉट डेड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हो गई। उसके बाद लिखा है अनदर, अच्छा, तो दो लोगों को मारा, किसने मारा, अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने क्या किया, मारा, ये वन हो गया, और ये क्या हो गया, शॉट डेड टू वर्कर्स, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, दो वर्कर्स को मार दिया और दूसरे लोगों को घायल कर दिया, ये तीसरा हो गया। तो पहले कौन सा पोर्शन होगा, पहले पोर्शन होगा आपका क्यू, देखिए पहले कौन सा हुआ, पहले हुआ ये क्यू नंबर 1 पे, उसके बाद हुआ एस नंबर 2 पे, उसके बाद आर हुआ नंबर 3 पे, कब मारा, द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, यहाँ क्या लिखा है देखिए, ड्यूरिंग लिखा है, ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, उसके बाद क्या लगेगा, पी आएगा चौथे नंबर पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, क्यू पहले होगा, एस उसके बाद होगा, आर उसके बाद होगा, तो हुआ क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद पी, क्यू एस आर पी, तो ये क्यू एस आर पी आपका ऑप्शन मिला। चलिए ठीक है ना, तो 38 का ऑप्शन हुआ ए। चलिए 39 का देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है बोथ, क्वेश्चन नंबर 39, बोथ इंटेंस पॉलिटिकल, अगले का बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड, यहाँ एंड पे ख़त्म कर दिया, दिस स्टेट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ के बाद क्या लगेगा, फिर आपके बाद ऑफ लगा, तो ये दोनों ऑफ तो लगेंगे नहीं, हिस्ट्री ऑफ डैश, उसके बाद लिखा है ऑफ सिंक्रेटिक अकम्पलिशमेंट्स रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड, ये एंड से ख़त्म हो रहा है तो कुछ जुड़ना चाहिए, तो इस एंड के साथ ये ऑफ जोड़ देते हैं, एंड ऑफ सिंक्रेटिक अकम्पलिशमेंट। तो इस ऑफ के बाद क्या लिखा जाए, इस ऑफ पहले वाले ऑफ के बाद लगा दिया रिलीजियस अकम्पलिशमेंट लगा लिया जाए। तो इसका मतलब इस सेंटेंस की हम शुरुआत किससे करें, बोझ से तो शुरू हो नहीं पाएगा, तो फिर हम शुरुआत करते हैं किससे, शुरुआत अच्छा ये रहेगा कि दिस स्टेट हैज़, इस स्टेट में आगे हैज पॉजेसिव हो गया, अ हिस्ट्री ऑफ के बाद क्या लिया जाए, रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड, तो क्यू के बाद क्या हुआ, एस हुआ, ठीक है ना, तो क्यू हुआ, क्यू के बाद एस होगा कि पी होगा, नहीं, अगर एंड लगाना है तो हमें क्यू के बाद ये बोथ एंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल होगा, तो क्यू होगा, क्यू के बाद क्या होगा, पी होगा, तो ये होगा कि दिस स्टेट हैज़ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड
रिलीजियस, क्योंकि ये पॉलिटिकल एंड लगा है तो पॉलिटिकल एंड के साथ रिलीजियस हमें जोड़ना था। पॉलिटिकल के बाद एंड लगा, पॉलिटिकल एंड, फिर हमें वैसा ही कुछ वर्ड चाहिए तो रिलीजियस होगा। इसीलिए पी के बाद क्या लगाना होगा, अब हमें एस लगाना होगा। क्यू पी एस हो गया। और क्यू पी एस के बाद हमें क्या लगाना होगा, फिर ये लगा देना होगा लास्ट में आर। ऑप्शन लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, आर होना चाहिए था, ये हुआ क्यू पी एस आर। तो क्यू पी एस आर का ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला दिया आपका क्यू पी एस आर। चलिए इसका ऑप्शन हुआ डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखें क्या लिखा हुआ है। द फादर आल्सो, आगे लिखा है इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, फिर लिखा है बाय द सिस्टम, आगे लिखा है फील्स लेट डाउन। तो फील्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, कौन फील करता है लेट डाउन, बताइए। तो कौन फील करता है लेट डाउन इसमें, तो कौन फील करेगा, द फादर, और कौन, द फादर आल्सो फील्स लेट डाउन, यही होना चाहिए, पी के बाद एस लगना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो सब्जेक्ट हमें चाहिए तो फिर वही सब्जेक्ट है द फादर आल्सो, द फादर ही सब्जेक्ट बनेगा और फील्स लेट डाउन वर्ब बनेगी। तो फादर आल्सो, पी के बाद एस लगाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, पी के बाद एस मिल रहा है, यही वाला बी वाला, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन तो मिल गया, आप चाहें तो पूरा देख लगते हैं। पी एस के बाद आर लगेगा, द फादर आल्सो फील्स लेट डाउन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इन हिज क्वेस्ट फॉर, नहीं, लेट डाउन बाय द सिस्टम। उसके बाद लगाएंगे इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस, ठीक है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हो रहा है, 45 तक पैसेज है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि पैसेज आप लोग पढ़ के रखिएगा भली भांति अच्छे से। और मैंने ये भी कहा था कि मैं पैसेज पढ़ाऊंगा नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है पैसेज का 41, तो पैसेज का जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें पहले पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया हैज़ नेवर बीन वन नेशन। आथर के अकॉर्डिंग क्या इंडिया कभी वन नेशन नहीं था, नहीं, शुरुआत की लाइन में ही लिखा हुआ था कि इंडिया में नेशनलिटी की बात रही है, इंडिया हमेशा से बहुत पुराने से युगों युगों से एक नेशन रहा है। तो एक नेशन की बात की उन्होंने, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है हैज़ बीन एंड एग्रीगेटेड एंड सेवरल नेशन, तो इंडिया सेवरल नेशन की बात नहीं है, इंडिया एक नेशन रहा है, सेवरल नेशन नहीं रहा है। तीसरा ऑप्शन है हैज ऑलवेज बीन वन नेशन, देखिए ये है हैज ऑलवेज बीन वन नेशन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलॉन्ग विद डिफरेंसेज, हाँ ये बताए हैं जरूर कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में यूनिटी है। भारत में अनेकता में एकता है, पूरा पैसेज इसी बात पर है कि भारत में अनेकता है फिर भी उस अनेकता के बीच में एक तरह की एकता देखने को मिलती है। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी स्पेसेस की थीम है। और हमारा इस लिहाज से यही तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चौथा देख लेते हैं, लिखा है बिकेम अ नेशन आफ्टर द ब्रिटिश केम, तो अंग्रेजों के आने के बाद ये नेशन बना, ऐसी बात नहीं है। पैसेज में जो लिखा गया है उसका मकसद यही है कि इंडिया में सदियों पुराने काल से ही करीब 5000, आज से 5000 साल, इन्होंने पैसेज में लिखा आज से करीब 5000 साल पहले से ही भारत में अनेकता में एकता देखने को मिली है और भारत पूरा एक राष्ट्र की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, लिखा हुआ है व्हाई डिड द ग्रेट सेजेस इन इंडिया एस्टेब्लिश पिलग्रिमेज इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। उसमें पढ़ा होगा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने देश के चारों कोनों पर, चारों छोर पर, पोल्स पर, चारों एक्सट्रीम्स पर, ऊपर अमरनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में उधर देखिए कहीं है, पश्चिम में द्वारिका पीठ, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग चारों कोनों पर 4 धाम उन्होंने इकट्ठा किया। तो क्यों बनाए हैं उन्होंने, इस्टेब्लिश किए पिलग्रिमेज, तो क्यों का जवाब देखिए ऑप्शन देखते हैं, फिर वही बात आएगी ना, ताकि लोग दूर दूर तक वहाँ से नीचे उत्तर के लोग दक्षिण और दक्षिण के लोग उत्तर तक यात्रा करें और आपस में एकता और वन नेशन की फीलिंग पैदा करें, इसीलिए कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि बिकॉज दे वांटेड टू पुश पीपल टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, वो ये चाहते थे कि लोग डिफरेंट प्लेसेस की यात्रा करें, या फिर बिकॉज दे कुड ऑब्जर्व द अंडरलाइन यूनिटी ऑफ द कंट्री एज मेड बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई इसकी एकता को देख सकें। या फिर ये लिखा है कि बिकॉज दे देमसेल्व्स
हैड ट्रेवल टू दिस प्लेस, क्योंकि ये खुद इन जगहों की यात्रा किए थे, या फिर बिकॉज दे वांटेड पीपल टू बी रिलीजियस एवरीवेयर। तो जो पैसेज में लिखा हुआ है वहाँ लोगों के रिलीजियस बनाने का पर्पज़ नहीं था। तो जो पैसेज में लिखा है उसका यही एक पर्पज़ था, वो चाहते थे कि लोग दे वांटेड टू पुश, वो चाहते थे, वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि लोग डिफरेंट प्लेसेस की यात्रा करें। तो उसमें लिखा भी है कि लोग बैलगाड़ी वगैरह में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे। ठीक है ना। दूसरे वाला ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जानते हैं इसमें जो मेड बाय नेचर लिखा हुआ है, ये मेड बाय नेचर लगने के नाते दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा तो मेड बाय नेचर लगाना वो गलत हो गया है, इसीलिए हमें ऑप्शन ए को चूज करना पड़ा, नहीं तो हम भी बी को ही चूज करते। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है, इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेलवेज। रेलवेज के बारे में ऑथर का एटीट्यूड क्या है, क्या नज़रिया है ऑथर का। तो रेलवेज के बारे में जो ऑथर का नज़रिया है वो क्रिटिकल है, तो बड़ी उन्होंने आलोचना की है ना रेलवे की। तो जो ऑथर का नज़रिया है वो रेलवे को संस्कृति का विनाशक मानते हैं, उन्हें लगता है कि इसी के आने से लोगों में भेदभाव बढ़ा है। तो ये जो एटीट्यूड राइटर का रेलवेज के प्रति है वो कैसा है, वो क्रिटिकल है, मतलब आलोचनात्मक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में पहुंचते हैं। व्हाट इज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज, जब राइटर ये कहता है कि हुज हार्ट्स वर एंग्लो विद राइटियसनेस हैड द गंगेज इन देयर ओन होम्स। जब ऑथर ये कहता है तो ऑथर के कहने का तात्पर्य क्या है, और ये जो उन्होंने कहा है कि हुज हार्ट्स वर एग्लो विद राइटियसनेस हैड गंगेज इन देयर ओन होम्स, तो इसका अगर हम हिंदीकरण कर दें, तो मतलब हिंदी में ट्रांसलेट ना करें, मुहावरे का हिंदीकरण कर दें, तो इसका मतलब होता है जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, जो अच्छे हृदय का होता है, उसे कहीं होली प्लेस में डुबकी लगाने की या कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए ऑप्शन ए में लिखा है कि वन नीड नॉट विजिट द गंगेज टू टेक होली बाथ, किसी आदमी को वहाँ पे गंगा को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है पवित्र जल में स्नान करने के लिए। बी में लिखा हुआ गंगेज हैज़ बीन पोल्यूटेड, गंगा अपवित्र हो चुकी हैं, तो सो वन शुड बाथ एट होम, तो घर पर नहाना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं हुई। तीसरा लिखा हुआ है कि वन शुड टेक अ होली डिप इन द गंगेज, हृदय को पवित्र करने के लिए पवित्र गंगा में स्नान करना चाहिए। डी लिखा है प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेशन रिचुअल, जो हृदय की शुद्धता है वो किसी कर्मकांड को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा सुपीरियर है। यही हुआ उस कथन का मतलब, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 एंड द क्वेश्चन रीड्स दैट द पैराग्राफ इज रिटन इन अ, पैराग्राफ किस मैनर में लिखा हुआ है, डायलॉजिक, तो इसमें डायलॉग तो दिया ही नहीं गया, कहीं कोई डायलॉग नहीं लिखा हुआ है। प्रेस्क्रिप्शन, तो प्रेस्क्रिप्शन मतलब दूसरों को सुझाव देते हुए, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो ये क्या प्रेस्क्रिप्शन की स्टाइल है, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया गया है ना, बिल्कुल नहीं। एनालिटिकल, हाँ एनालिसिस की गई है, वो भी किसी खास तौर से ट्रेन की एनालिसिस की गई है, और कुछ हमारे रिलीजियस और क्या कहते हैं जो हमारी कल्चर है, कल्चर को लेकर के थोड़ी एनालिसिस की गई है। तो चूंकि ये एनालिटिकल स्टाइल में, चूंकि एनालिसिस की गई इसलिए एनालिटिकल स्टाइल में है, और आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो ये पैसेज भी हम लोगों ने कर लिया, और पैसेज आपको तभी समझ में आया होगा जब आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने पहले ही कहा था आप पढ़ के रखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो फिर बाद में पूछिएगा, अगर किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है तो। आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में पहले ही एक गैप छूटा हुआ है, ब्लैंक है, उसके आगे लिखा हुआ फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन। तो कैसे फॉरेस्ट इरोजन को, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, कैसे फॉरेस्ट रोकेंगे, लीन कमजोर, डेंस घने, स्पार्स मतलब छितराए हुए, स्पार्स मतलब छितर बितर जो घना ना हो, और टाइडी का मतलब क्या हुआ, साफ सुथरे, तो जंगल साफ सुथरे नीट एंड क्लीन तो होंगे नहीं, टाइडी का कोई मतलब नहीं आया। और लीन दुबला पतला मरियल, इसका भी कोई यहाँ लेना देना नहीं है। स्पार्स का मतलब छिटपुट, तो छिटपुट जंगल मृदा अपरदन को या सॉइल इरोजन को नहीं रोकेंगे। कौन रोकेंगे, डेंस फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट हैं वही
सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, उसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए 46 का जो 46 का ऑप्शन होगा दैट शुड बी ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि 3 पीपल वर अरेस्टेड एंड 3 लोगों को अरेस्ट किया गया एंड एन इलीगल आर्म्स, और एक तरह से अवैध हथियारों की यूनिट वाज डैश बाय द पुलिस। रेड पड़ी तो पुलिस ने अवैध हथियारों की एक यूनिट क्या की बताइए? रिवील की कि डिस्कवर की कि सर्च की कि बस्टर्ड की? तो फिर क्या हो गया, इन्होंने डिस्कवर की। बस्टर्ड मतलब होता है ना खुलासा करना, कोई राज है तो उसको खुलासा करना। सर्च का मतलब ढूंढना होता है, और जबकि इन्होंने ढूंढा नहीं, खोजा है, ठीक है ना, पा लिया है। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी डिस्कवर्ड, ठीक है ना। तो पुलिस ने डिस्कवर किया, वहां पे पहले से ही रखा हुआ था, इन्होंने खोज के पा लिया, ठीक है ना। और सर्च में क्या होता है, बी क्यों नहीं हो पाएगा? बी इसलिए होता है कि वो सर्च होता है, इसमें पाना नहीं होता, केवल खोजना लिखा होता है, मिलता नहीं है। और डिस्कवरी में क्या होता है, खोजने पे पा जाते हैं। तो इन लोगों ने अवैध हथियारों की एक यूनिट पा ली है, अभी सर्च नहीं कर रहे हैं, पा चुके हैं। तो जब तक खोज रहे हो तब तक सर्च, और जब पा गए हो तो डिस्कवर्ड, इसलिए सुटेबल ऑप्शन होगा सी। आप लोगों में से कुछ लोग सर्च लगा दिए होंगे, तो कोई बात नहीं है, अब से ध्यान रखिएगा, सर्च नहीं होगा। पा गए हैं तो डिस्कवर्ड, अगर खोज रहे होते तो सर्च। क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है वुमन गॉट इनटू अ कार, एक औरत कार में बैठी और कार चला के चली गई। कार चला के चली जाएगी तो फिर क्या लगेगा, ये ब्रोक और रोड की तो मतलब ही नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तब फिर क्या लगाओगे, ड्राइव। ड्राइव, रोड क्यों लगता, चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ ना। तो ये रोड इन कब लगता, रोड अगर घोड़े पर बैठ के कोई गया होता या बाइक वगैरह पर कोई बैठ के गया होता तब रोड होता, जिसमें राइड किया जाता है तो राइड रोड होता ना। कार को राइड नहीं किया जाता, कार को क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। तो इसलिए किसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म लगेगी ड्रोव ऑफ, और ड्रोव इन नहीं लगेगा का, वो तो होता है आने के लिए, और ऑफ लगता है जाने के लिए। तो सुटेबल ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 149 में आते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, द लेक्चर वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था तो फिर बोरिंग रहा होगा। इनफैक्ट आई डैश इन द मिडिल ऑफ इट। कोई आदमी कह रहा है कि लेक्चर इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं था, और इनफैक्ट, और यह हकीकत तो ये है कि, जब कोई आदमी ये कह दे कि ये इंटरेस्टिंग नहीं था और हकीकत ये है कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ और नेगेटिव बात करने जा रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि आई डैश इन द मिडिल ऑफ इट, और इसी लेक्चर के बीच में मैं डैश कर गया। क्या डैश कर गया, शो ऑफ। तो भाई शो ऑफ तो नहीं करेंगे ना, लेक्चर चल रहा होगा, बोर हो रहे होंगे तो शो ऑफ क्यों करेंगे। पुट ऑफ का मतलब होता है कोई काम कल पे टालना, ये होगा नहीं। प्लग्ड ऑफ का मतलब भी नहीं होगा ये तो होता है कोई चीज़ ठूस करके बंद कर देना। और डोज्ड ऑफ, डोज मतलब क्या होता है, झपकी लेना, ठीक है। तो ये डोज का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। आप भाषण सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तब तक एक नींद मार लेते हैं कुछ लोग, तो उसी को कहा जाता है झपकी लेना, डोज। आप अगर लेक्चर बोरिंग था और उसने कहा कि हकीकत तो ये है कि इसी के बीच में मैंने एक नींद मार ली, तो एक झपकी मार ली, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, और आपका 50 का क्वेश्चन नंबर है, द कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या हुआ, पुलिस वाले, सिपाही। तो द कॉप्स मतलब सिपाही डैश मर्डर बाय किन। तो कॉप्स प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, मर्डर बाय किन। किन मतलब होता है नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी। तो पुलिस वाले ये क्या कर रहे हैं कि ये मर्डर किसी रिश्तेदार ने किया है, तो ये सस्पेक्ट ज़्यादा सुटेबल है। अफोर्ड तो होगा नहीं, मैनेज या एडमिनिस्टर मतलब ये नहीं हो गया। पुलिस वालों को यानी सिपाहियों को ये संदेह है, ये सस्पेक्ट है, ये उनको शंका है कि ये मर्डर किसी सगे संबंधी ने ही किया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा, सस्पेक्ट होगा। और हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरा कर लिया, किसका, एनडीए का। तो ठीक है, ये डिस्कशन तो ये हो गया, यहाँ पे 50 क्वेश्चन एनडीए का हो गया। तो फिलहाल अभी एक आध दो दिन हम डिस्कशन नहीं कराएंगे। आज आप लोगों को आज ही शाम तक जो अभी हमने नाउन पढ़ाया है, तो नाउन का असाइनमेंट नहीं दिया, लगभग पूरा का पूरा नाउन खत्म हो गया, शुरुआत से लेकर अंत तक नाउन की परिभाषा बताने से लेकर के और लास्ट तक नाउन के सारे रूल्स हमने लगभग लगभग बता दिए हैं।
सुपरफ्लुअस वगैरह छूटा है तो फिर बाद में बता देंगे। आप लोगों को नाउन पर असाइनमेंट के रूप में मैंने 120 क्वेश्चन भेजा है। 120 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, 2 दिन में 4 दिन में आप लोग उसको कर डालिएगा बहुत विधिवत। एक दिन का पूरा पूरा टाइम दे रहा हूँ, तो दूसरे दिन में उस 120 क्वेश्चन का की आंसर शीट दे दूंगा, मतलब उसका सलूशन दे दूंगा, डिस्कशन नहीं सलूशन दूंगा। तो 120 क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। अगर आप लोगों को सलूशन पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत लगती है, तो फिर आप लोग हमसे पूछिएगा। तो जो जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, केवल सलूशन दूंगा बस, क्योंकि अब जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को मिलने वाला है जो नया टॉपिक, वो है रीअरेंजमेंट का। तो करीब 3 वीडियो रीअरेंजमेंट के बने हैं, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास है। तो उसमें हर टाइप की अप्रोच, और जितने टाइप की अप्रोच है हर टाइप पर एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आई बिलीव कि वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब कुछ लोग भाव खाएंगे तो ठीक है भाई, भाव खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब ये सिफारिश नहीं करूँगा आपको कि आप ज़रूर देखिए। हाँ, मैं ये कह दे रहा हूँ कि वो फ़ायदेमंद है, डिस्कशन है। और उसमें मैंने अप्रोचेस भी पढ़ाई है रीअरेंजमेंट की, और उसको डिस्कस भी किया है। हर टाइप की अप्रोच के बाद एक एग्जाम्पल, हर टाइप की अप्रोच के बाद एक एग्जाम्पल है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, जिन लोगों को दिक्कत होती हो, वो लोग तो फिलहाल पढ़ ही डालें पूरा पूरा। और जो बाबू साहब लोग हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कशन हम लोगों को 50 क्वेश्चन हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ किसी दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।